नमस्कार, हूँ बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे। चमोली के ज्योतिर्मठ मलारी हाईवे पर तमक नाले में वैली ब्रिज बहने के बाद जिलाधिकारी गौरव कुमार ने हवाई और स्थलीय निरीक्षण कर राहत बचाव कार्यों का भी जायजा लिया। जिलाधिकारी ने प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात कर नुकसान की जानकारी ली और खेतों में फसलों समेत अन्य संपत्तियों का तत्काल सर्वे कराने के भी निर्देश दिए। नमक नाला क्षेत्र में फ्लैश फ्लड आई थी, चूँकि ये पिछले वर्ष भी आई थी और इस वर्ष भी आई है। तो उसके क्या वास्तविक कारण हैं, इसके संबंध में यदि भी आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट को इंटीमेट कर दिया गया है। साथ ही मेरे और एसपी साहब के द्वारा और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी के द्वारा भी तमक नाले के ऊपरी भाग में जाकर एरियल सर्वे किया गया है कि किस वजह से वहाँ पर क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं इस फ्लैश फ्लड के, ताकि भविष्य में इस पे करेक्टिव एक्शन लिए जा सकें और अकॉर्डिंगली ब्रिज या गाँव वालों की स्थिति के बारे में भी एक्शन लिए जा सकें। स्वतंत्रता दिवस से पहले हरिद्वार में बीजेपी द्वारा शानदार तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के नेतृत्व में ये यात्रा आर्यनगर चौक से शुरू होकर चंद्राचार्य चौक तक पहुंची है। इस यात्रा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं और एनसीसी कैंडिडेट्स ने भारी उत्साह के साथ भी भाग लिया। इसके बाद कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि हमारे तिरंगा देश की शान और मान है। जब हमारे नौजवान तिरंगा लेकर चलते हैं तो ये न केवल गौरव का अनुभव कराता है बल्कि देश की एकता और अखंडता को भी मजबूत कराता है। आज बहुत उत्साह के साथ हरिद्वार में तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ है। तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में हमारे सारे नौजवानों ने, हमारे सभी वर्गों ने इसमें भाग लिया है। ये तिरंगा हमारे देश की शान है, हमारा मान है। ये वही तिरंगा है जिसके बैनर पर हमने देश की आज़ादी प्राप्त की। आज तिरंगे को लेकर जब नौजवान चलते हैं तो निश्चित रूप से जहां गौरव का अनुभव होता है वहां देश की एकता। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हरिद्वार विधानसभा के शहरवासियों द्वारा, आम जनता द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई है। और ये तिरंगा यात्रा उन शहीदों के सम्मान में जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर इस देश को आज़ादी दिलाई थी। तो निश्चित रूप से आज हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं, उनके परिवारों को नमन कर रहे हैं और ये संकल्प लेते हैं कि आज़ादी दिलाने के पीछे जो उनका हेतु था, हम सब शहरवासी, हम सब हिंदुस्तानी, हम सब उनके संकल्पों को उनके कहीं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत विकासनगर में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने प्रतिभाग कर विद्यार्थियों और क्षेत्रवासियों का उत्साहवर्धन किया है। इस अवसर पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रभक्ति की भावना को और अधिक मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि तिरंगा देश की एकता, अखंडता, गौरव और वीरता का प्रतीक है। देश के वीर सैनिकों ने इसकी आन बान शान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, इसलिए प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वो तिरंगे का सम्मान करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए जब जब भी कोई आह्वान किया है तो उसका इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट, चमत्कारिक प्रभाव उसका हुआ है। जब से उन्होंने कॉल दी कि स्वतंत्रता दिवस से पूर्व, कुछ दिनों पूर्व, पूरे देश में घर घर तिरंगा अभियान चलाया जाए ताकि देश की आन बान और शान, एकता और अखंडता का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज प्रत्येक भारतवासी को स्मरण कराएं कि राष्ट्र प्रथम के कर्तव्य पथ पर सबको चलना है। आज हमारे विद्यालय में हमारे विकास नगर विधानसभा के विधायक श्रीमान मुन्ना सिंह चौहान जी आए थे और उनके द्वारा हमारे विद्यालय में रैली निकाली गई, हर घर तिरंगा। और अभी स्कूल में मतलब बहुत ही अच्छा माहौल है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे जितने भी टीचर्स हैं, हमारे अध्यापक है, हमारी अध्यापिकाएं और सारे छात्र छात्राएं और एवं हमारे प्रधानाचार्य जी, हम सबने मिलकर
हर घर तिरंगा रैली निकाली और इससे हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें मतलब अनेकता में एकता हमारे देश में, और ये हमारे मतलब जो हमारे अंदर के हृदय की जो भी मतलब अच्छाई है, हम सब एक है, अलग-अलग कल्चर है, अलग-अलग वो है, बट हम सब एक है, इस समय ये इसका प्रतीक है। राजधानी देहरादून में 15 अगस्त को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर विशेष प्लान तैयार किया गया है। वहीं जरूरत के मुताबिक डायवर्जन प्लान भी लागू किया जाएगा। प्रमुख और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की विशेष नजरें रहेंगी। सुरक्षा व्यवस्था में इंटेलिजेंस विभाग और एलआईयू भी पूरी तरह से सक्रिय है। विकासनगर में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने संगठनात्मक विस्तार और सदस्यता अभियान तेज कर दिया है। सदस्यता अभियान के दौरान बीजेपी के 2 पूर्व पदाधिकारी समेत कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। कार्यक्रम में चकराता विधायक प्रीतम सिंह और कैबिनेट मंत्री नवप्रभात भी मौजूद रहे। इसके साथ ही कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए प्रीतम सिंह ने बीजेपी सरकार पर छात्र, युवा, महिला और किसानों की अनदेखी का भी आरोप लगाया। वहीं नवप्रभात ने नए सदस्यों को पार्टी में आगे बढ़ने का अवसर देने की भी बात कही है। 2027 के चुनाव को लेकर के कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का। आपने कहा कि क्या ऐसे विषय है जिनको लेकर के कांग्रेस आश्वस्त है कि 2027 में हमारी वापसी तो राज्य के अंदर और केंद्र के अंदर डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार से जो अपेक्षाएं उत्तराखंड और देश के लोगों ने की, वो सारी अपेक्षाएं पूरी करने भाजपा की डबल इंजन सरकार पूरी तरीके से विफल साबित है। आपके सामने है, आज नौजवान सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहा है और जो हालात में स्थिति देश के अंदर पैदा हुई है, उससे सीधा सीधा समझ परिलक्षित होता है। डबल इंजन की सरकार नौजवान साथियों की भविष्य से खिलवाड़ करने का काम कर रही है और यही जो है इस राज्य के अंदर भी हुआ है। जो भी परीक्षाएं हुई उनके प्रश्न पत्र लीक हुए और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने परीक्षाओं की प्रश्न पत्र लीक होने की जांच जो सीबीआई से कराने की बात की गई और रिकमेंडेशन भी की है, लेकिन अभी तक कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। नौजवान सड़क पर है, किसान सड़क पर है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। प्रदेश के अंदर खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया सरकार को संचालित करने का काम करें। जब तक इनकी सरकार रहेगी ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। ये सदन कभी नहीं चलाएंगे। इनके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कभी भी सदन में नहीं आएंगे। जब दिल्ली के 2 सबसे बड़े अस्पताल इस बात का प्रमाण दे चुके हैं कि पैलेट गन चलने से 11 लोग घायल हुए हैं और मात्र 1 पुलिसकर्मी के वहां चोट लगी थी, तो इसका जवाब तो गृह मंत्री को देना पड़ेगा। ये इतने शर्मिंदा है कि व्हिप जारी होने के बाद भी सदन का प्रथम व्यक्ति और सदन का द्वितीय व्यक्ति दोनों ही सदन में उपस्थित नहीं हुए। संसदीय परंपराओं का इससे बड़ा उल्लंघन नहीं हो सकता। और संवाददाता इलम सिंह चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इलम, जिस तरह से ये भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस भी अब लगातार चुनावी मोड में नजर आ रही है, लोगों की जो है ज्वाइनिंग भी करा रही है, किस तरह से इसको देखा भी जा रहा है और क्या कुछ प्लानिंग है आगे की? बता दूं कि एक किस्म से ये बड़ा उपलब्ध है जिस से सरकार है, तो ऐसे में जो है भाजपा के जो यहाँ स्थानीय प्रमुख चेहरे हैं उनका कांग्रेस में शामिल होना, ये कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है इस समय सत्ता में है, उनके लिए ये बड़ा चैलेंजिंग है। तो आने वाले जो चुनाव है उसमें भी इसका जो है उनको स्थानीय स्तर पर भी फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। इलम, क्योंकि अक्सर ये देखा भी जाता है कि इस क्षेत्र में ज़्यादातर कांग्रेस एक्टिव भी रहती है और एक कहा जा सकता है कि लंबे समय से वर्चस्व भी है इस क्षेत्र में, लेकिन ऐसे में बीजेपी की क्या कुछ रणनीति यहाँ पर नज़र आती है? और अगर समीकरण की बात की जाए तो किस तरह के समीकरण बनते बिगड़ते हैं इस क्षेत्र में? यहाँ जो विकासनगर, चकराता और सैदपुर
जो 3 सीटें हैं, इसमें जो 2 सीटें हैं, इसमें लगातार जो है 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और सैंसपुर में तो तीसरी बार विधायक है। तो ये एक बड़ा उलटफेर देखने को यहाँ मिलेगा। जिस प्रकार से समीकरण बन रहे हैं, तो यहाँ पर जो है विकास नगर और सैंसपुर में यहाँ पे इस समय जो हवा है वो कांग्रेस की तरफ जो है बह रही है और भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय जो बीजेपी ठीक है इलम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। मानसूनी सीजन में संभावित आपदाओं को देखते हुए चंपावत जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सभी जिलाधिकारियों और कर्मचारियों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश भी इस दौरान दिए हैं। तो वहीं लोहाघाट एसडीएम नीतू डांगर ने बताया कि लगातार बारिश के चलते नदियां और गदेरे उफान पर हैं। ऐसे में लोगों से नदी नालों के किनारे न जाने और मवेशियों को भी वहां न छोड़ने की अपील की गई है। साथ ही राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर मशीनें तैनात की गई हैं ताकि सड़क बंद होने पर तत्काल यातायात बहाल किया जा सके। आपदा को लेकर पूरा जिला स्तरीय अधिकारी डीएम सर द्वारा भी डायरेक्शंस दिए गए हैं। सभी लोग अलर्ट मोड पे हैं। कहीं भी कोई भी ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो तुरंत वहां जाकर उनकी मदद करनी और उसका समाधान करना, ऐसे डायरेक्शंस दिए गए हैं। जैसे अभी 2 दिन पहले हमारे घाट के पास रोड ब्लॉक हो गई थी, तो एनएच के एक्सीएन जेईज हमारी पूरी टीम मौके पे पहुंची और जितना जल्दी हो सकता था उसको हमने खोलने का प्रयास किया। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि पब्लिक को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो और उनको तत्काल राहत राशि या राहत सामग्री या राहत सहायता मौके पे ही तुरंत उपलब्ध करा दी जाए। मेरी सभी लोगों से अपील है कि अगर कोई व्यक्ति अगर बारिश पड़ रही है और नदी नाले अपने स्तर से ऊंचे स्तर पे चले गए हैं तो आप लोग ऐसे टाइम पे उनको पार ना करें। और साथ ही अगर उनके पास कुछ लोग का घर है और आपको आशंका है कि पानी घरों तक आ सकता है तो आप ऐसे टाइम पे पटवारी जी को सूचना दें। हम आपको बगल के कोई भी स्कूल पंचायत घर है वहाँ शिफ्टिंग कराएंगे। लेकिन अगर जल स्तर बढ़ रहा है तो किसी भी स्थिति में आप उसको पार ना करें। रुद्रपुर में सूरजमल विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय को भी सौंपा। छात्रों का कहना है कि पिछले 15 दिनों से उनका धरना जारी है लेकिन अब तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। छात्रों ने कॉलेज ऑफ नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग और जीएनएम पाठ्यक्रमों की आईएनसी मान्यता और पूर्व में हुई जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की भी मांग की है। हमारी मांग इतनी सी है क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही हमारा एक साथी है जिसका एक्सीडेंट हो गया था सामान लेने के लिए। मैं चाहता हूं किसी बच्चे का जीवन की हानि होने से पहले हमें इस चीज़ के बारे में पूरी तरह से विश्वास हो जाए कि इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई दिख भी जाए। और इसी के लिए मैं बच्चों को इकट्ठा करके यहाँ पर आया हूँ ताकि क्योंकि आईएनसी का मुद्दा जो है जिस सब जानते हैं कि आईएनसी का अगर एडमिशन लिया कॉन्ट्रैक्ट बने आश्वासन देते रहे 4 साल से नहीं हुआ, उसके बाद हार के हमें यहाँ पर बाहर आके बैठना पड़ रहा है। हमारा जो धरना है वो 15-16 दिन से लगातार कॉलेज के बाहर 24/7 चल रहा है सूरजमल यूनिवर्सिटी के द्वार पे। सर मैंने सीएम सर को हैंड में ही ज्ञापन दिया था क्योंकि सबसे इस समय उत्तराखंड के सबसे हायर अथॉरिटी वही हैं। उनको मैंने यहाँ पर जब यहाँ पर आए थे मूर्ति का अनुग्रहण करने के लिए तो अब मैंने उनके हाथ में एप्लीकेशन दी थी और 2 मिनट के लिए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी दी थी सर को कि ऐसा हुआ। उसके बाद फिर मैं यहाँ से भी कार्रवाई होती हुई दिख रही थी लेकिन यही हो गया कि क्योंकि अब और भी जानवर डीएम साहब ने भी एसडीएम साहब ने भी एक कमेटी गठित की थी उसके बारे में भी कि ना हमें ये इतना मालूम है कि जांच बन के जा चुकी है। उस जांच में क्या है उसकी फ़ोटोकॉपी के लिए एप्लीकेशन प्लस एक बार और सीएम सर को एप्लीकेशन चले जाए उसके लिए ये एप्लीकेशन लेके आया हूँ। कितने लगभग इस चीज़ से 180 से 200 छात्र जो है। देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दरअसल चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार 2 संदिग्ध को रोकने का प्रयास किया लेकिन वो फरार होने लगे। पुलिस के मुताबिक पीछा करने के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की
जवाबी कार्रवाई में रईस नाम का आरोपी गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी नवाब अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। 12 बजे 13 अगस्त की रात को जैसा विदित है कि अभी 15 अगस्त आने वाला है, तो उसके दृष्टिगत पूरे जनपद में सघन सर्वे अभियान चलाया जा रहा है और थाना प्रेमनगर पुलिस के द्वारा जो है बड़ी चौकसी की जा रही है। तो आज रात्रि में एक विमान नंबर की मोटरसाइकिल पर 2 लोग, जिसमें कि एक का नाम रईस और दूसरे का नाम नवाब था, ये वहाँ से आ रहे थे। तो पुलिस के द्वारा इनको रोकने की कोशिश करी, कोई रुके नहीं और ये जो पीताम्बरपुर से जो रास्ता जाने वाला है टी स्टेट में, वहाँ इन्होंने अपनी गाड़ी डाल दी। पुलिस के द्वारा जब पीछा किया गया इनको, लेकिन इनको कहा गया तो चेतावनी भी दी गई, लेकिन ये नहीं रुके। इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया और इसमें पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा के उनको फायर किया गया उनके ऊपर। जिसमें फिर एक जो रईस है, जो कि छोटनपेट सहारनपुर का रहने वाला है, 26 साल जिसकी एज है, उसके पैर में गोली लगी और जिसको प्रेमनगर अस्पताल लेके गई थी पुलिस की। अब उसको वहाँ से रेफर करके डीम्स अस्पताल लेकर आया गया है, इनको यहाँ भर्ती करवाया गया है और अभी उनका इलाज चल रहा है। 20 जुलाई को दिल्ली में हुए छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल के आरोपों से शुरू हुआ सियासी घमासान अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। संसद से लेकर सड़क तक सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। विपक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहा है, तो अब अमित शाह का कहना है कि सरकार विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने की तैयारी है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर राजनीति कर रहा है। दिल्ली से लेकर झारखंड तक युवाओं पर लाठीचार्ज को लेकर बवाल है और कई सवाल हैं। सवाल ये है कि युवाओं का हितैषी कौन है। सवाल इसलिए क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दिल्ली और झारखंड में युवाओं पर लाठीचार्ज को लेकर इन दिनों सियासत गर्म है। संसद से लेकर सड़क तक हंगामा और कई सवाल हैं, जिसका जवाब मुश्किल लगता है। संसद परिसर में एक तरफ विपक्ष के खिलाफ एनडीए सांसदों ने प्रदर्शन किया, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने दिल्ली में लाठीचार्ज को लेकर लगातार विपक्ष अमित शाह से जवाब की मांग कर रहा है। तो अब कई दिनों से मीडिया के सामने आए अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के सारे सवालों का जवाब देने और चर्चा के लिए तैयार हो। देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जो विपक्ष दिल्ली में छात्रों पर कार्रवाई को लेकर सरकार को घेर रही थी, वही झारखंड में युवाओं पर हुई कार्रवाई पर चुप क्यों है। यानी सवाल अब सिर्फ दिल्ली पर लाठीचार्ज का नहीं है, बल्कि रांची के लाठीचार्ज का भी है। संसद परिसर में भी तस्वीरें साफ है। एक तरफ एनडीए के सांसद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, सपा समेत पूरे विपक्षी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रहा है, तो विपक्ष सरकार पर युवाओं की आवाज दबाने का आरोप लगा रहा है। We're not interested in him giving us a lecture or a discussion. We're interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems.
Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. शिक्षा परीक्षा और धार्मिक संस्थानों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या उनके संगी साथी अंडरग्राउंड लोग मिलकर के चोरी कर रहे हैं, दोनों मुद्दों के पीछे एक ही गिरोह है, दोनों मुद्दों के पीछे एक ही तरह का मामला है। इसलिए दोनों मुद्दों पर बहस होनी चाहिए थी, क्योंकि जब एक गिरोह काम कर रहा है तो दोनों मुद्दे एक ही हुए। सरकार बहस से हटना चाहती, जवाब नहीं देना चाहती है, जवाब नहीं है उनके पास। जो लखनऊ से, जो यूपी से एसआईटी रिपोर्ट आई है, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं जो बहुत क्लोज हैं सरकार के या भारतीय जनता पार्टी से क्लोज हैं, इसलिए हो सकता है वो बहस ना करें। और फिर सच्चाई तो ये है, चोरी कहीं हो, घूम फिर करके बोरी एक ही जगह पहुंच जाती है। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दिपके ने कहा कि दिल्ली में हमारे वॉलंटियर्स की मीटिंग होनी थी, हॉल ढूंढ रहे थे लेकिन कोई हॉल किराए पर नहीं दे रहा था, सब यही कर रहे थे और ऊपर से दबाव है। बड़ी मुश्किल से एक हॉल मिला, इसकी रसीद भी है, लेकिन सुबह ही हॉल के मालिकों को धमकियां मिलने लगी। उनसे कहा गया कि अगर उन्होंने यहाँ सीजेपी की मीटिंग होने दी तो उन्हें उल्टा लटका दिया जाएगा। इससे साफ पता चलता है कि वो देश के युवाओं से डरे हुए हैं। अगर उन्हें लगता है ऐसी छोटी मोटी हरकतों से हम डर जाएंगे तो वह बहुत बड़ी गलतफहमी में है। आज हम दिल्ली में हमारी वॉलंटियर्स मीट करने वाले थे, जिसके लिए हमें एक इंडोर मीटिंग करनी थी। इसके लिए हम हॉल चाहते थे, हम कई जगहों पर गए, किसी ने भी हमें हॉल नहीं दिया। सारे लोग कह रहे थे ऊपर से प्रेशर है, हम कॉकरोच जनता पार्टी वालों को हॉल नहीं दे सकते। ऐसे 10 जगहों पर हम गए, 10 जगह से हमें एक ही चीज बताई गई कि हम आपको हॉल नहीं दे सकते, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी वालों को अगर हम हॉल दे देंगे तो हमारे लिए तकलीफ हो जाएगी। हमें धमकियां मिल रही है ऊपर से। बड़ी मुश्किल से हमें ये हॉल मिला था, जिसकी ये रिसीट है, ये हॉल हमें मिला था। लेकिन आज सुबह इनको भी धमकी दी गई और इन्हें बोला गया कि अगर आप यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी की मीटिंग होने देते हो तो आपको उल्टा लटकाया जाएगा। इस पूरे सियासी घमासान के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या युवाओं का मुद्दा वास्तव में युवाओं का मुद्दा रह गया है, या फिर दिल्ली से रांची तक युवा सिर्फ सत्ता और विपक्ष की सियासत के मोहरे बन गए हैं। सवाल ये भी है कि अगर दिल्ली में लाठीचार्ज गलत है तो रांची में लाठीचार्ज पर सवाल क्यों नहीं, और अगर रांची में कानून व्यवस्था के लिए कार्रवाई जरूरी थी तो दिल्ली में छात्रों पर कार्रवाई को लेकर विपक्ष का विरोध क्यों? आखिर युवाओं का हित कौन चाहता है, सरकार, विपक्ष या फिर दोनों के बीच में राजनीति में कहीं युवा तो नहीं पिस रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।